अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिलीज़ को, मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, हम सब के कामों में आसानियाँ फरमाए और हमारी मुश्किलात को दूर फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो अपने सर्कल में, अपने जानने वालों में, अपनी कम्युनिटी में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। यह कहानी समंदर खान साहब की कहानी है और ये उस दौर की कहानी है। ये बताते हैं जब 1999 में मैं सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम किया करता था। जैसे कि आपको पता है कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ये मुख्तलिफ़ इदारों में, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ में, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में अपनी जॉब अंजाम दिया करते हैं। तो वैसे ही 1999 में मुझे शाहरा फैसल की एक बिल्डिंग में, जो कि 14 मंजिला बिल्डिंग थी, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे बेसमेंट के एरिया में तैनात किया गया। शुरू के जो दिन थे वहाँ पे मुझे दिन के औकात में ड्यूटी अंजाम देनी होती थी, लेकिन जैसे ही कुछ मज़ीद टाइम गुजरा तो मुझे मजबूर किया गया कि मैं रात के औकात में अपने काम को अंजाम दूँ। जाहिर सी बात है, मैं काफ़ी अरसे बेरोज़गार रह चुका था, तो मेरे पास यही ऑप्शन था कि जो नौकरी मिली है इसको इज़्ज़त के साथ चलाता चला जाऊं। जैसे कि आज के दौर में आप देखते हैं कि शाहरा फैसल पे या किसी भी कमर्शियल हब के अंदर जो भी बिल्डिंग्स वगैरह मौजूद हैं वहाँ पे दिन में कोई और काम हुआ करता है। अगर आप रात की बात करें तो रात में कॉल सेंटर्स वगैरह रन हुआ करते हैं। तो उस दौर में ना ही कोई कॉल सेंटर का कॉन्सेप्ट था, ना ही आमतौर पे रात के औकात में काम किया जाता था। और जैसे ही मगरिब होती या आप कह सकते हैं कि 8-9 बजे का टाइम होता, 99% बिल्डिंग खाली हो जाया करती थी। अब क्योंकि मेरी जो शिफ्ट थी वो रात के 8 से सुबह 8 बजे तक की शिफ्ट थी, तो मैं जब वहाँ पे पहुँचता तो वहाँ पे मुकम्मल तौर पे खामोशी हुआ करती। शुरू शुरू में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके आदत सी होती चली गई। ये जो बेसमेंट वाला हिस्सा था, यहाँ पे जो ऊपर वाली लिफ्ट थी, यानी जो भी लिफ्ट वहाँ पे मौजूद थी, वो बेसमेंट पे आके रुका करती थी और पूरी पूरी रात जब तक कोई वहाँ पे मौजूद नहीं होता तो ये जो लिफ्ट का दरवाज़ा है या लिफ्ट का जो हिस्सा है मेरे सामने दिखाई दिया करता। तो वैसे ही एक सर्द रात थी और मेरा ख्याल है कि रात के तकरीबन 2-2:15 बजे का टाइम था। मैं आमतौर पे रात में टाइम पास करने के लिए रेडियो वगैरह लगा लिया करता था। तो रेडियो लगा हुआ था और मेरे पास कुछ चने या मूंगफली मौजूद थी। मैं मुसलसल उनको खा रहा था। एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे लिफ्ट ने चलना शुरू किया है और ये जो लिफ्ट चल रही थी ये 10th फ्लोर से चलना शुरू हुई थी और ऐसा लग रहा था 10th फ्लोर से कोई नीचे यानी बेसमेंट की तरफ चलता चला आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता करके जब ये फ्लोर्स कम हो रहे थे, यानी कि 9, 8, 7, 6 इस तरह करके जब ग्राउंड आया तो लिफ्ट कुछ देर के लिए रुकी, यानी जो भी लिफ्ट के अंदर मौजूद था शायद वो ग्राउंड के ऊपर उतर चुका था। अब आपको पता होगा कि जब आप लिफ्ट को इस्तेमाल करते हैं और लिफ्ट में जो आखिरी बटन आपने प्रेस किया होता है, लिफ्ट वहीं पे जाके रुक जाया करती है। तो लिफ्ट वहाँ पे यानी ग्राउंड फ्लोर पे कुछ सेकंड्स तक मौजूद रही और मुझे ऐसा लगा जैसे जो भी था वहाँ पे उतर चुका है। हो सकता है कि कोई सेठ हो, कोई मालिक हो जो किसी भी काम की वजह से या किसी भी उलझन की वजह से रात में यहाँ पे आया हो। खैर इसी दौरानिए में लिफ्ट ने दोबारा से नीचे यानी बेसमेंट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मुसलसल एरो से मुझे इंटीमेशन मिल रही थी कि जो भी ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद था शायद उसने नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। और ऐसा ही हुआ कि देखते ही देखते कुछ सेकंड के अंदर अंदर मेरे सामने लिफ्ट आके रुकी और उसका दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता करके खुलना शुरू हो गया। अब जैसे जैसे दरवाज़ा खुल रहा था तो वैसे वैसे लिफ्ट के अंदर मेरी नज़रें जमी हुई थी और मैं देख रहा था कि आखिर कौन है जो इतनी रात में लिफ्ट के ज़रिए बेसमेंट की तरफ निकल आया है। अब जैसे जैसे दरवाज़ा खुल रहा था तो मेरी नज़रें जो कि अंदर की तरफ झांक रही थी, मैंने देखा कि एक औरत है जो कि एग्जैक्टली लिफ्ट के दरमियान में मौजूद है। कुछ अजीब से फटे पुराने से उसके कपड़े थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसके जो बाल हैं वो बड़े बिखरे बिखरे, बहुत ही उलझे हुए, बहुत ही गंदे से बाल हैं।
ये जो भी औरत लिफ्ट के अंदर मौजूद थी, इसने पुरस्कार तरीके से अपने चेहरे को नीचे की तरफ झुकाया हुआ था। यानी उसका चेहरा मैं अब तक नहीं देख पाया था। लेकिन हाँ, जब मेरी नज़र उस औरत के हाथों पे, उस औरत के पैरों के ऊपर पड़ी, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था इस औरत के जो हाथ और पैर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सफ़ेद हैं, या आप कह सकते हैं कि येलोइश टाइप का उसका पूरा जिस्म या उसके हाथ और पैर मुझे अपने सामने दिखाई दे रहे थे। कुछ अजीब से उसके टेढ़े मेढ़े से या मुड़े हुए से हाथ और पाँव थे। ऐसा लग रहा था कि बावजूद इसके बज़ाहिर वो एक लंबी चौड़ी सी औरत है, लेकिन उसके हाथ और पैर कुछ अजीब तरीके से मुड़े हुए हैं। इतनी रात में इस बेसमेंट पे, इस सर्दी में, इस माहौल के अंदर किसी औरत का लिफ्ट के ज़रिए नीचे आना, और वो भी इस तरह के हुलिये में नीचे आना, यकीनन मैं अपने तौर पे एक्टिव हो चुका था। मेरे पास जो एक गन मौजूद थी, मैंने उस गन को उस औरत की तरफ किया और फ़ौरन से गन को चलाने की तैयारी कर ली। अब तक मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई चोरनी या फिर कोई फ़कीरनी है जो गलती से लिफ्ट के ज़रिए यहाँ पे पहुँच चुकी है, और शायद इसकी ये गलती इसको किसी भी बुराई में, परेशानी में मुब्तला करने वाली थी। लेकिन आप यकीन करें कि जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता उस औरत ने अपने चेहरे को ऊपर की तरफ करना शुरू किया है, तो उसका जो चेहरा था कुछ अजीब तरीके से लंबा पतला सा चेहरा था। और अजीब बात ये थी कि उस औरत की जो आंखों की जगह थी, उन आंखों की जगह पे गड्ढे मौजूद थे। ऐसा लग रहा था उसके इस चेहरे से, उसके इस मुंह से, उसकी आंखों को निकालने के बाद उसको ज़िंदा छोड़ दिया गया हो। हालांकि मेरे हाथ में गन मौजूद थी और मैं मुकम्मल तौर पे गन को चलाने की तैयारी कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग रहा था मुसलसल मेरे हाथों ने, मेरी बॉडी ने कांपना शुरू कर दिया है। एक अजीब कैफियत थी, एक अजीब सनसनाहट थी। मैं मुकम्मल तौर पे ग़ुनूदगी में, या आप कह सकते हैं कि कुछ अजीब सी हालत के अंदर जा चुका था। और ये जो हालत थी, ये कुछ ऐसी हालत थी जिस पे मेरा अपने दिमाग पे कंट्रोल मौजूद नहीं था। मेरा दिल और मेरा दिमाग मुझे मुकम्मल तौर पे इजाज़त दे चुके थे कि मैं गोली चला दूं, लेकिन आप यकीन करें मेरा जिस्म मुकम्मल तौर पे अब मफलूज ज़दा महसूस हो रहा था। यकीनन तकरीबन 10-15 सेकंड तक मुसलसल मैं उस तरह कांपते कांपते उस औरत को देख रहा था, और वो कुछ अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। ये अल्लाह जानता है कि बस कैसे वो जो लिफ्ट का दरवाज़ा है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बंद होना शुरू हुआ, और फिर देखते ही देखते लिफ्ट ने दोबारा से उस 10th फ्लोर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। आप यकीन करें कि लिफ्ट ऊपर जा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता करके नंबर बढ़ते चले जा रहे थे, और यहाँ मेरी सांसें बहाल होना शुरू हो चुकी थी। मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो मखलूक थी ये कम से कम इंसान नहीं थी। अगर ये इंसान होती तो यकीनन मैं अपने आसाब पे काबू रख के इसकी तरफ कम से कम हमला करता, या इसके ऊपर कोई ना कोई गोली का निशाना ज़रूर दागता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये जो लिफ्ट थी ये बाकायदा ऊपर पहुंच चुकी थी, और मेरी जान में जान दोबारा से आ गई थी। ये जो रात थी, पूरी रात मुझे मुसलसल अपने जिस्म में दर्द सा महसूस होता रहा, और सुबह होते होते मुझे बाकायदा 102, 103 बुखार महसूस हो रहा था। खैर, जब वो सुबह की शिफ्ट वाला गार्ड आया तो मैंने उसको बुखार के आलम में मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो सारा का सारा वाक़या बताया। ये सुनने के बाद ये जो गार्ड था ये कहने लगा कि ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, तुम कोशिश किया करो कि पाक साफ़ होके या हिसार करके वहाँ पे बैठा करो। और बात ठीक है कि मैंने उसके बाद से वहाँ पे पाक साफ़ होके या हिसार वगैरह करके बैठना शुरू कर दिया था। उसके बावजूद भी मेरे साथ कुछ वाक़यात मज़ीद पेश आए थे। मैं कोशिश करूँगा वो मज़ीद वाक़यात आपको किसी और ईमेल में या किसी और मैसेज में शेयर कर सकूँ। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये कहानी उस दौर की कहानी है जिस दौर में मैं एक वॉचमैन के तौर पे या चौकीदार के तौर पे रीजेंट प्लाजा के सामने काम किया करता था। अब मेरी जो जॉब थी, जाहिर सी बात है वो एक जानने वाले ने लगवाई थी, तो शुरू में जो शिफ्ट थी वो दिन के औकात में थी।
लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा वैसे वैसे मेरी जो शिफ्ट थी वो रोटेट होना शुरू हो चुकी थी। अब जाहिर सी बात है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे पास ना ही इतनी तालीम मौजूद थी और ना ही मुझे कोई इतना सपोर्ट किया करता था। तो अपनी फैमिली को देखते हुए, अपने हालात को देखते हुए जो भी शिफ्ट मुझे दी जाती थी, मैं उसी शिफ्ट के अंदर काम करने की कोशिश किया करता था। जी हाँ, ये जो कहानी है ये 1998 की कहानी है और ये उस दौर की कहानी है जब दिसंबर की सर्द रातें चल रही थी और मेरी जो शिफ्ट थी वो दोपहर के 12 से रात के 12 तक के लिए लगा दी गई थी। अक्सर ऐसा होता था कि जब मैं अपने ऑफिस से बाहर निकलता तो कोई ना कोई ऑफिस का दूसरा लड़का मुझे अपनी बाइक पे बिठा के कम से कम रिग रोड तक या फिर उससे आगे तक छोड़ दिया करता था। असल में मेरी जो रिहाइश थी वो मलीर 15 के अंदर मौजूद थी और मेरी कोशिश होती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 12 साढ़े 12 तक, यानी जब तक कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, अपने ऑफिस से खैरियत से रवाना हो जाऊं। लेकिन कभी कभी आपके साथ वो होता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। वैसा ही कुछ उस रात मेरे साथ हुआ। इत्तफाक से जो हमारे ऑफिस के मालिकान थे वो यहाँ पे मौजूद थे और उनकी कोई मीटिंग चल रही थी। शायद कुछ पैसों वगैरह का मामला था जो आपस में वो लोग तय कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे हिदायत दी थी कि जब तक हम लोग यहाँ से वापस ना चले जाएं, आपको यहीं पे ऑफिस में रुकना होगा। हाँ, इसके बाद जब हम यहाँ से चले जाएं तो हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे। उन पैसों की मदद से आप रिक्शा या टैक्सी करके अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं। खैर, जब मीटिंग ख़त्म हुई तो रात के तकरीबन 2 सवा 2 बजे का टाइम था और उस दौर के हिसाब से इन्होंने मुझे 500 रुपये दिए। इन्होंने कहा कि यहाँ से आप टैक्सी कर लें या रिक्शा कर लें और खैरियत से अपने घर पहुँच जाएं। जाहिर सी बात है, मैं एक गरीब घर का लड़का था और 500 रुपये की अगर आप बात करें तो आपके तकरीबन 5000 रुपये बनते थे। तो मैंने सोचा कि मैं बाहर निकलता हूँ, बाहर निकल के कोशिश करता हूँ शायद कोई ट्रांसपोर्ट मिल जाए, कोई लिफ्ट मिल जाए तो मेरा ये जो रास्ता है वो फ्री में कवर हो सके। यह सोचने के बाद जब मैं अपने ऑफिस से बाहर निकला तो ऑफिस से बाहर निकलने के बाद जैसे ही मैं मेन रोड पे आया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज रोज़ की निस्बत बेइंतहा ज़्यादा सन्नाटा है और ऐसा लग रहा है जैसे लोग अपने अपने घरों में महफूज हो चुके हैं। बात ये भी थी कि इन दिनों ये जो सियासी हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे और अक्सर बातों बातों में हवाई फायरिंग हो जाती और फायरिंग होने के बाद देखते ही देखते पूरे के पूरे शहर को बंद करा दिया जाता। पहले जब मैं बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद जब मैंने पैदल आगे बढ़ना शुरू किया तो मेरा ख्याल था कि मैं इस रास्ते पे जो कि एग्जैक्टली गोरा कब्रिस्तान के सामने से गुजरा करता है, जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तो निकलने पे कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट ज़रूर मिल जाएगी। और ऐसा नहीं था कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इससे पहले भी अक्सर जब मैं रात के औकात में बाहर निकलता था तो अल्लाह के हुक्म से कोई ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोई ना कोई ऐसी चीज़ मुझे मिल जाया करती थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे पीछे पीछे किसी ने चलना शुरू किया है। जैसे जैसे मैं कदम रखता, जो मेरे पीछे आ रहा था वो वैसे वैसे कदम रखता। और अजीब बात ये थी कि जब मैं मुड़ के पीछे की तरफ देखता तो पीछे कोई भी मौजूद नहीं होता। इसी तरह कुछ देर के बाद ये जो कदमों की आवाज़ थी, ऐसा लगा जैसे पायल या घुंघरू की आवाज़ में तब्दील हो चुकी है। अब ऐसा लग रहा था जो भी मेरे पीछे मौजूद है उसने पायल या घुंघरू पहन रखे हैं और मुसलसल मुझे तंग करने के लिए या परेशान करने के लिए जब मैं पलट के देखता हूँ तो वहाँ से गायब हो जाता है। इसी तरह जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो मेरा ख्याल है कि 5 या 7 मिनट तक ये जो सिलसिला था ये चलता चला जा रहा था। अजीब बात ये थी कि ये जो पिछले 5 मिनट थे, इन 5 मिनट में मैंने पलटने के बजाय सीधा चलना बेहतर समझा। मैंने सोचा कि हो सकता है कोई औरत या कोई इस तरह का बंदा मुझे तंग करना चाहता हो। आप यकीन करें कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे ये जो आवाज़ थी बढ़ती चली जा रही थी। और एक वक्त ऐसा आया कि जब ये आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और मैंने पलट के जब पीछे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक औरत जिसने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी है, कुछ अजीब तरीके से उसने अपनी साड़ी के पल्लू से या साड़ी से अपने मुंह को छुपा रखा था। बाकी जिस्म यानी जितना हिस्सा उसके जिस्म का मुझे नज़र आ रहा था
ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा गोरी सी कोई औरत है जिसने जानबूझ के इस तरह का लिबास पहन रखा है। कुछ अजीब तरीके से बिखरे बिखरे से लंबे लंबे से उसके बाल थे, और बावजूद इसके कि उसने अपने चेहरे के आगे ये कपड़ा डाल रखा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस कपड़े के पीछे उसकी जो आंखें हैं वो लाल शोलों या लाल अंगारों की तरह चमकती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ अजीब सा खौफनाक सा मंजर था। और इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र उस औरत के पैरों के ऊपर पड़ी तो आप यकीन करें कि एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल जाएगी। उस औरत के जो पैर थे वो ना सिर्फ उल्टे पैर थे, बल्कि उसके पैरों पे जो उंगलियां मौजूद थीं जो कि पीछे की तरफ थीं, वो कुछ अजीब तरीके से मुड़ी हुई थीं। यानी कि उसकी जो एड़ियां थीं वो आगे की तरफ थीं, जबकि उसके जो पैर थे उन पैरों पे 3 उंगलियां मौजूद थीं। आप यकीन करें ये जो लम्हा था ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तरीन लम्हा था। बस मुझे इतना याद है कि मैं पलटा हूँ और पलटने के बाद मैंने भागना शुरू किया है, और शायद मैं जब तक भागूँ जब तक कि अल्लाह वाली चौरंगी मेरे सामने मौजूद नहीं थी। इत्तफाक से इस पूरे रास्ते में ना ही मुझे कोई नज़र आया, ना ही कोई इस तरह की जगह नज़र आई जहाँ पे रोशनी मौजूद हो। खैर, जब मैं अल्लाह वाली चौरंगी पे पहुंचा, हालांकि ये जो रूट था ये बिल्कुल डिफरेंट रूट था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद इत्तफाक से मुझे एक साहब नज़र आए जिनकी गाड़ी वहां पे ऑलरेडी ख़राब हुई थी। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उनके पास पहुंचने के बाद मैंने थोड़ा सुकून का सांस लिया, और कुछ देर के बाद जब उनकी गाड़ी स्टार्ट हुई तो इत्तफाक से ये मलीर की तरफ जा रहे थे। मैंने उनसे लिफ्ट मांगी तो अल्लाह का शुक्र है कि उन साहब ने मुझे एग्जैक्टली मेरे घर के सामने छोड़ा।